हेलो एवरीवन, कैसे हो गाइस आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद दीपा सैनी में। आज मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करवाने जा रही हूँ। ये क्वेश्चंस आपके टॉपिक वाइज रहेंगे और आज का जो हमारा ये है प्रैक्टिस सेट, ये आपका जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा पृथ्वी की आंतरिक संरचना, जिसमें आपकी सियाल सीमा और नीफे ये तीनों लेयर्स भी आती हैं। यानी पृथ्वी की इंटरनल लेयर्स की बात करें तो उनसे रिलेटेड सारे क्वेश्चन आंसर रहेंगे, ठीक है। और एक सिंपल सी बात बताऊं, ये जो क्वेश्चंस रहेंगे पीजीटी और टीजीटी दोनों के लिए रहेंगे, क्योंकि ये टॉपिक आपका कॉमन टॉपिक है जो कि टीजीटी में भी पूछा जाता है और पीजीटी में भी पूछा जाता है। तो चलिए इसी के साथ देखते हैं अपना आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन। और ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये डिफरेंट एग्जाम्स में आए हुए हैं, ठीक है। जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन ही आपके टीजीटी एसएसटी में पूछा गया था 2019 में। तो चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन क्या है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों का परिशिक्षण कीजिए। तो आपको ये कथन देखने हैं, उनमें से बताना भाई जो राइट कथन है वो बताने हैं। तो एस्थेनोस्फीयर से बारे में है। एस्थेनोस्फीयर आंशिक पिंगली अवस्था में है। तो इसकी हम बात करें तो ये कथन आपका बिल्कुल करेक्ट है। क्यों? क्योंकि जो एस्थेनोस्फीयर है वो प्लाज्मा की फॉर्म में है, कुछ मेल्ट हुई फॉर्म में है। सेकंड, लिथोस्फीयर की मोटाई लगभग 100 किलोमीटर तक है। बिल्कुल करेक्ट। जो लिथोस्फीयर है जिसे स्थल मंडल भी कहते हैं, उसकी जो मोटाई है वो आपकी लगभग 100 किलोमीटर तक ही है। महाद्वीपीय क्रस्ट मुख्यतः ग्रेनाइट से बनी है, ये भी करेक्ट है। जो महाद्वीपीय क्रस्ट है वो तो ग्रेनाइट से बनी है, और महासागरीय की बात करें तो वो आपकी बेसाल्ट से बनी हुई है। इसीलिए महाद्वीपीय क्रस्ट को ग्रेनाइट परत भी कहते हैं, और महासागरीय आपकी जो लेयर होती है महासागरीय क्रस्ट को क्या बोलते हैं? बेसाल्ट परत के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, पृथ्वी का कोर मुख्यतः मैग्नीशियम से बना है। तो ये कथन गलत है भाई, क्योंकि हमारी पृथ्वी का जो इंटरनल पार्ट है वो लोहा और निकेल से बना है, इसलिए उसे नीफे भी कहते हैं, ठीक है। तो डी पार्ट गलत है। ए बी सी ये तीनों आपके करेक्ट है। तो राइट आंसर हमारा ए बी सी हम देखेंगे किस में है। ए बी सी हमारा ऑप्शन नंबर 3 में है। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 2। पृथ्वी ग्रह की संरचना में मेंटल के नीचे कोर मुख्य रूप से डैश से निर्मित है। आपको बताना है जो कोर है पृथ्वी का, वो किससे बना हुआ है? एल्यूमिनियम से, सिलिकॉन से, क्रोमियम से, लोहे से। तो देखो इसका आंसर तो सबको पता है, मैंने अभी डिस्कस भी किया है। जो हमारी पृथ्वी का कोर है वो लोहे से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। पृथ्वी की 3 लेयर होती है भाई। सबसे अभी मैं आपको बता देती हूँ, पृथ्वी की 3 लेयर होती हैं। सबसे ऊपर वाली लेयर होती है क्रस्ट, ठीक है, ये नंबर 1 पे है क्रस्ट। सेकंड नंबर पे है मेंटल लेयर, और नंबर 3 पर है आपकी क्रोड लेयर। जो क्रस्ट है इसमें सियाल और सीमा होती है, ठीक है। जो मेंटल है इसमें दुर्बलता मंडल जिसे एस्थेनोस्फीयर कहते हैं वो इसी में है, और क्रोड लोहे का बना होता है, इसे नीफे भी कहते हैं। तो ये है पृथ्वी की तीनों परतें। तो जो क्रोड है वो लोहा से बना हुआ है भाई। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 3। मेंटल के ऊपरी भाग जिसके ऊपर पृथ्वी की भूपट्टी पल बन करती है उसको क्या कहा जाता है? तो देखो जो हमारा मेंटल है उसका जो अपर पार्ट है, जहाँ पर हमारी पृथ्वी की भूपट्टी पलबन का मीन्स होता है तैरना, ठीक है। तो तैर रही है तो उसे हम क्या कहेंगे? ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे? तो भाई जो मेंटल के ऊपरी भाग की बात करें तो मेंटल में तो आपकी एक ही लेयर है जिसे हम दुर्बलता मंडल कहते हैं। तो एस्थेनोस्फीयर उसे इंग्लिश में कहते हैं, इसलिए मैं आपको बार बार बोलती हूँ कि आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लर्न होने चाहिए, ठीक है। आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों ही नाम पता होने चाहिए, तभी आप आंसर दे सकते हो। देखो जो बैरिस्फीयर है, एस्थेनोस्फीयर है, हाइड्रोस्फीयर, पानी को मोसोस्फीयर, ऐसे ही उल्टे सीधे नाम लिख देंगे। एस्थेनोस्फीयर इज राइट आंसर दुर्बलता मंडल, जिसके ऊपर हमारी इसी दुर्बलता मंडल के ऊपर जो कि आपकी प्लाज्मा की फॉर्म में है, और ये आपका 200 से 400 किलोमीटर की गहराई पर मिलता है मेंटल लेयर में, ठीक है। और हमारी जो क्रस्ट है वो इसी के ऊपर क्या कर रही है? तैर रही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास के युग में डायनासोर अपने सबसे बड़े आकार तक पहुंचे थे। यानी आपको बताना है किस युग में डायनासोर सबसे बड़े हो गए थे, किस युग में वो सबसे बड़े आकार। तो देखो उस युग का नाम है ना डायनासोर के नाम से ही रख दिया गया था, और आजकल की जो मूवी है वो भी उस युग के, आपने देखी ना जोरासिक पार्क मूवी देखी आप सबने? डायनासोर की फेमस मूवी है। तो वही आपका जोरासिक ही युग है जिसमें डायनासोर बहुत ज़्यादा डेवलप हुए थे और अपने सबसे बड़े आकार तक पहुंच गए थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है गुटेनबर्ग असंतता किसके बीच पाई जाती है। भाई ये डिसकॉन्टिन्यूटी यानी असंतता बहुत बार पूछी जाती है एग्जाम में, फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का, आप ये भी कह सकते हो। तो देखो चलो देखते हैं। तो जो गुटेनबर्ग असंतता है वो आपकी किसके और किसके बीच पाई जाती है, तो मैं आपको थोड़ा डायग्राम से बता दूं। तो भाई देखो ये है आपकी इंटरनल अर्थ और इसमें क्रस्ट, मेंटल और कोर। जो ये क्रस्ट और मेंटल है इन दोनों के बीच होती है मोहरोविसिस और मेंटल और कोर के बीच होती है गुटेनबर्ग, यानी ये वाली जो लेयर है ये है गुटेनबर्ग। ठीक है। अब यहाँ पर तो हिंदी वाले नाम है, कई बार इंग्लिश में भी प्रावार का प्रावार ही लिख देगा, तो प्रावार मेंटल का नाम है। ठीक है, प्रावार मेंटल का नाम है, क्रोड यानी कोर को बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, प्रावार और कोर के बीच जो आपकी है वो कौन सी लेयर है, गुटेनबर्ग डिसकॉन्टिन्यूटी। अब देखो ये फिर गुटेनबर्ग डिसकॉन्टिन्यूटी से रिलेटेड क्वेश्चन है बट थोड़ा डिटेल में पूछ लिया, तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे ये किन्हें अलग करती है, अब आपको बताना है किसको अलग करती है, ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट, जबकि क्रस्ट में तो गुटेनबर्ग होती ही नहीं, ऑप्शन हमारा गलत। बाह्य और अंतरतम और मेंटल, यानी आपका आउटर मेंटल और इनर मेंटल, मेंटल के बीच में थोड़ी ना आई, ये तो मेंटल और कोर के बीच में है। आंतरिक अंतरतम और बाह्य अंतरतम, तो देखो अगर हम बात करें भाई आपके जो आंतरिक अंतरतम, बाह्य अंतरतम, ओके 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 एक मिनट, ये जहाँ पे जो ये वर्ड यूज हुआ है ना अंतरतम, अंतरतम का मीनिंग है यहाँ कोर। ठीक है, फिर तो ये वाला राइट आंसर रहेगा। आपके जो बाहरी कोर, आउटर कोर और मेंटल के बीच में है गुटेनबर्ग, क्योंकि मेंटल और कोर के बीच में ही तो है, और सबसे पहले कोर की आउटर कोर आता है, तो आउटर कोर प्लस मेंटल, अंतरतम का मीनिंग यहाँ पर कोर है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा भाई। ठीक है, ये आपका आउटर कोर और इनर कोर ये गलत है, ये निचला क्रस्ट और मेंटल ये भी गलत है, क्रस्ट और मेंटल के बीच में तो भाई आपकी कौन सी है, मोहरोविसिस। ठीक है, तो आप ध्यान रखना ये सब चीजों को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, पृथ्वी का धरातल पत्रक कौन तैयार करता है। तो आपको बताना है पृथ्वी का धरातल पत्रक, यानी आप देखो जो भी हमारे यहाँ सर्वे होता है आपके लैंड से रिलेटेड जो भी कुछ होता है वो करता है कौन, सर्वे ऑफ इंडिया। तो राइट आंसर रहेगा इसका सर्वे ऑफ इंडिया। आप सबने अपनी प्रैक्टिकल बुक में भी लिखा होगा अकॉर्डिंग टू सर्वे ऑफ इंडिया या रिपोर्ट सर्वे ऑफ इंडिया, इस तरीके से। ठीक है, तो धरातल पत्रक जो अगर सर्वे से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो सर्वे ऑफ इंडिया ही हमारे यहाँ सारा काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यहाँ पर हमें अगेन कथनों पर विचार करना है भाई, और उसमें ये भी बताना है कौन सा कथन सत्य है यानी करेक्ट है। तो चलिए देखते हैं। ऊंचावच भूदृश्य में लंबवत ऊंचाई के अंतर को व्यक्त करता है, जो ऊंचावच है। ठीक है, जो देखो ऊंचावच किसे बोलते हैं, ऊंचावच वही तो होंगे ना ऊंचे ऊंचे पहाड़ जो हमारे भूदृश्य में लंबवत ऊंचाई को, बिल्कुल करेक्ट। अगर हम इस लाइन को ड्रॉ करके देखें तो यही तो बन रहा है लंबवत ऊंचाई, बिल्कुल करेक्ट है, ये उसे ऊंचावच कहते हैं। दूसरा देखते हैं, पृथ्वी की सतह का ऊंचा नीचा स्वरूप सतलाकृति कहलाता है, बिल्कुल करेक्ट। हमारी ऊंची और नीची जो भूमि है उसे ही सतलाकृति कहते हैं। तीसरा क्या कह रहा है, उच्चतादर्शी वक्र क्षेत्रफल और ऊंचाई के द्वारा पृथ्वी की सतह के विस्तार को दिखाता है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। ये क्वेश्चन एचटेट पीजीटी का फेवरेट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है कि किस वक्र के द्वारा क्षेत्रफल और ऊंचाई के द्वारा पृथ्वी की सतह के विस्तार को दिखाया जाता है, तो वो वक्र है उच्चतादर्शी वक्र। इसे इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोसिमेट्रिक कर्व, हाइपोसिमेट्रिक कर्व। ठीक है, ये उच्चतादर्शी वक्र है। तो तीनों ही स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, कथन करेक्ट नहीं है। पृथ्वी का अधिकांश भाग मेंटल है, पृथ्वी की परत सियाल से बनी हुई है, अगर हम बात करें तो भाई ये भी करेक्ट है। अधिकांश सबसे ज़्यादा पार्ट मेंटल ने कवर किया, ये भी करेक्ट है। सागर तल सीमा से बना है, ये भी करेक्ट है। जो हमारी महाद्वीपीय पार्ट है वो सियाल से बना है, यानी सिलिका प्लस एल्यूमिनियम सियाल। ठीक है, और सागर तल सीमा से बना है, सिलिका प्लस मैग्नीशियम। सीमा सियाल के ऊपर तैर रहा है, ये कथन गलत है भाई। ऊपर सियाल है नीचे सीमा है। ठीक है, ऊपर सियाल रहेगा नीचे सीमा रहेगी, ऊपर आपका महाद्वीप है नीचे आपके महासागर है, तो ऑप्शन नंबर डी रहेगा। सत्य कौन सा नहीं है, डी। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 10,
संतुलन परिकल्पना की व्याख्या एयरी और प्रांट के सिद्धांत के समन्वयन के माध्यम से की गई। ठीक है, भू संतुलन यानी आपका जो आइसोस्टेसिस जो थ्योरी है ना उससे रिलेटेड। अब है ना पीजीटी वाले बच्चे है ना, तुम परेशान मत होना, तुम ये मत सोचना कि मैम, क्योंकि कई क्वेश्चन थोड़े डिटेल में भी आ जाएंगे। ठीक है, मैंने इस तरीके से सेटअप किया है कि दोनों ही, अगर किसी बच्चे का अगर दोनों ही है तो दोनों में ही बेनिफिट हो जाए। तो पहले मैं वही टॉपिक कराऊंगी जो टीजीटी और पीजीटी दोनों के लिए ही रहेंगे। और उसके अलावा अगर भाई किसी को नोट्स चाहिए टीजीटी के या पीजीटी के, तो नोट्स आर अवेलेबल ऑन माई व्हाट्सअप। ठीक है, तो व्हाट्सएप पे आपको नोट्स मिल जाएंगे, उनके लिए आपको कुछ पेमेंट करनी भी पड़ेगी और व्हाट्सएप पे पीडीएफ मिलेगी। तो जिस भी बच्चे को नोट्स चाहिए तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, इस नंबर पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। तो भू संतुलन परिकल्पना की व्याख्या एयरी और प्रांट के सिद्धांत के समन्वयन के माध्यम से की गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर किसके द्वारा की गई थी, तो यहाँ पर जो राइट आंसर रहेगा हमारा, भू संतुलन की परिकल्पना की बात करें तो वो आएगा भाई हेस्की-ननन के द्वारा। ठीक है, हेस्की-ननन के माध्यम से की गई थी। भू संतुलन शब्द की बात करें तो सबसे पहले यूज करने वाले थे डटन। भू संतुलन शब्द को यूज करने वाले कौन थे, डटन 1889 में। 1889 में भू संतुलन शब्द का यूज किया था। जो एयरी है, एयरी क्या कहता था, एयरी कहता था जो सियाल है वो सीमा के ऊपर तैर रही है, सियाल सीमा के ऊपर तैर रही है, जो कि बिल्कुल करेक्ट था। ठीक है, बट उनकी गहराई अलग अलग है, डेप्थ अलग अलग है, ये भी करेक्ट है। प्रांट क्या कहता था, प्रांट कहता था कि जो स्तंभ जितना ऊंचा है ना उसका घनत्व उतना ही कम होगा, जो स्तंभ जितना नीचा उसका घनत्व उतना ही अधिक होगा। तो यानी जिसकी ऊंचाई जितनी ज़्यादा है उसका घनत्व उतना ही कम होगा, ये प्रांट ने कहा था। तो ये भाई हमारी जो अर्थ है उस पर अलग अलग संतुलन बनाने के लिए जो चीज़ें की गई थी उनसे रिलेटेड है, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। नेक्स्ट आता है भारत देश का उत्तर और दक्षिणी विस्तार और पूर्व और पश्चिम विस्तार बताना है आपको। तो चलिए देखते हैं भाई, भारत का उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम विस्तार। तो भारत के उत्तर से दक्षिण की बात करें तो 3214 किलोमीटर। ठीक है, ये रहा और ये भी है। और पूर्व से पश्चिम बात करें तो 2933 किलोमीटर। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आपको लर्न होना चाहिए, पीजीटी और टीजीटी दोनों में ही पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, तरल अवस्था में निकिल लोहे से बनी पृथ्वी की सबसे भारी और सबसे आंतरिक परत को क्या कहते हैं। तरल अवस्था में निकिल और लोहे से बनी है, निकिल और लोहे से बनी है और पृथ्वी की सबसे भारी भी है और पृथ्वी की सबसे आंतरिक भी है। सबको पता है कौन सी, नीफे। कोर तो यहाँ पर दिया नहीं, वैसे तो कोर बोलते हैं ना, कोर, क्रोड, और क्रोड का दूसरा नाम नीफे भी तो है। अब ये नीफे क्यों बोलते हैं, नीफे क्यों बोलते हैं, NI निकिल, FE फेरियस लोहा जिसे बोलते हैं, तो NI और FE मिलकर नीफे बन जाता है। तो पृथ्वी के कोड को नीफे के नाम से भी जाना जाता है, नाइफ के नाम से भी जाना जाता है, NI-FE। ठीक है, तो तरल अवस्था में है ये और सबसे भारी है, सबसे आंतरिक है और निकिल और लोहे से बनी है और सबसे ज़्यादा घनत्व भी है इसी लेयर का, 13.7 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर क्रोड का। नेक्स्ट आता है, पृथ्वी की कौन सी परत में मुख्य रूप से लोहे और मैग्नीशियम के सिलिकेट होते हैं। आपको बताना कौन सी परत में लोहा भी होता है और मैग्नीशियम के सिलिकेट भी होते हैं। तो ऊपरी क्रोड में तो लोहा और निकल होता है, आंतरिक क्रोड में भी लोहा निकल होता है, ये दोनों तो होंगे नहीं। अब भूपट्टी की बात करें तो भूपट्टी तो ग्रेनाइट और बेसाल्ट से बनी है, तो ये भी नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा मेंटल। जो मेंटल है उसी में कुछ पार्ट लोहे के और मैग्नीशियम के सिलिकेट मिलते हैं। ठीक है, अब मेंटल को 3 पार्ट में अगर हम बात करें तो नॉर्मली है ना, जो मेंटल है उसके 2 पार्ट्स होते हैं, आउटर मेंटल और इनर मेंटल। आउटर मेंटल और इनर मेंटल उन्हीं में ही आपकी दुर्बलता मंडल भी बोलते हैं, जिसे एस्थेनोस्फेयर कहती हैं, जो कि आपकी गहराई में 200 से 400 किलोमीटर तक पाई जाती हैं। जितनी भी हमारी प्लेटें हैं ना वो सारी इसी दुर्बलता मंडल के ऊपर तैर रही है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मोह की कठोरता को स्केल के अनुसार निम्न में से कौन सा पदार्थ सबसे कठोर है। ठीक है, मोह की कठोरता को, अगर मोह की कठोरता को लेके चले तो कौन सा है भाई इनमें से पदार्थ जो सबसे ज़्यादा कठोर है। कैल्साइट, एपेटाइट, क्वार्ट्ज और कोरनडम। ठीक है, कोरनडम जो है ये आपका मोह की स्केल की, अगर मोह, ये मोह क्या होता है, मोह एक स्केल होता है जो चट्टानों की कठोरता मापी जाती है जिससे। ठीक है,
कि कोई चट्टान कितनी कठोरता है, ये मापने के लिए मोह स्केल का यूज होता है। अब इस स्केल के अनुसार सबसे ज़्यादा कठोर इनमें से कोरंडम है, ठीक है, कोरंडम। और कोरंडम से भी जो सबसे ज़्यादा कठोर है वो है भाई हीरा। वो क्या है? हीरा। अगर मोह स्केल की बात करें तो मापक के अनुसार इसको 9 पॉइंट मिलते हैं और हीरे को 10 पॉइंट मिलते हैं, ठीक है, तो हीरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 15। नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी के अनुसार मेंटल की मोटाई कितनी है? अब आपसे देखो नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी के अकॉर्डिंग पूछी है, तो यहाँ पर देखो नॉर्मली मैंने आपको पढ़ाया हुआ भी है कि जो मेंटल है वो आपका 29,100 किलोमीटर की गहराई तक है, ठीक है। आपका 35 0 से 35 आपकी क्या होती है? क्रस्ट होती है। 3500 से 2900 किलोमीटर की गहराई तक आपकी मेंटल होती है। 2900 से लेकर फिर 6,371 किलोमीटर तक क्रोड होता है ना, ठीक है। 2900 किलोमीटर की गहराई मोटाई होती है, तो 2900 किलोमीटर इसकी मोटाई होती है, ये आप याद रखना। तो राइट आंसर हो जाएगा 2900 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है पृथ्वी का निम्न में से कौन सा भाग सबसे गर्म है? आपको बताना है इनमें से कौन सा भाग भाई सबसे ज़्यादा गर्म है। महाद्वीपीय भूपट्टी, आंतरिक कोर, मेंटल, सागरीय भूपट्टी। देखो तरल अवस्था में है तो आंतरिक कोर ही होगा हमारी पृथ्वी का सबसे इंटरनल पार्ट, जो कि बहुत ज़्यादा क्या है? गर्म है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 17। निम्न में से कौन सी परत पृथ्वी की सबसे पतली है? सबसे पतली परत बतानी है आपको, इनमें से कौन सी है? भूपट्टी, मेंटल, ऊपरी कोर, आंतरिक कोर। तो यहाँ पर देखो आंतरिक कोर, ऊपरी कोर, मेंटल, इन सब की हजारों में है किलोमीटर में मोटाई। अगर भूपट्टी की बात करें तो सिर्फ कहीं कहीं पर ज़्यादा हो जाती है, पर एवरेज मोटाई की बात करें तो सिर्फ 33 किलोमीटर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? भूपट्टी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 18। मेंटल के ऊपरी हिस्से की सघनता का विस्तार कितना है? जो मेंटल है इसके ऊपरी पार्ट की जो सघनता है इसका विस्तार कितना है भाई मेंटल के ऊपरी पार्ट की? तो ऑप्शंस देखते हैं। सघनता यानी घनत्व पूछ रहा है आपसे, डेंसिटी ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर में है ना, यानी डेंसिटी। तो मेंटल के अपर पार्ट की जो डेंसिटी है वो 3.2 से लेकर 3.5 तक है, यही करेक्ट ऑप्शन है आपका। देखो अगर पूरे क्रस्ट की बात करें तो क्रस्ट का जो घनत्व है वो आपका है, और मेंटल का और आपके कोर का, तीनों का मिला के एवरेज हमारी पृथ्वी का घनत्व कितना है? 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन भी बार बार होता है कि पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है, तो भाई 5.5 16 और लग जाता है, बिल्कुल एग्जैक्ट आपको लर्न करना है, तो ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है गुटेनबर्ग असममितता विलग करती है, अलग करती है। गुटेनबर्ग जो असममितता होती है आपको बताना है गुटेनबर्ग किस किस को अलग करती है। तो क्रस्ट को ऊपरी मेंटल से, मैंने ये अभी आपको करवाया भी था, ऊपरी मेंटल को निचली मेंटल से, ये भी नहीं आएगा। आगे देखते हैं इसके बाकी के ऑप्शन दो। निचले मेंटल को बाह्य कोर से, तो राइट आंसर रहेगा निचले मेंटल को, यानी जो इनर मेंटल है उसको आउटर कोर से अलग करता है गुटेनबर्ग असममितता। और आई थिंक टीजीटी या पीजीटी में से ऐसा कोई पेपर ना हो जिसमें आपके मोहरो विशेष या गुटेनबर्ग ना आई हो, तो दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर दिलवाएगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है पृथ्वी के अभ्यंतरण के बारे में निम्न कथनों का अध्ययन कीजिए, नीचे दिए गए कूट में से आपको सही उत्तर चुनना है। तो देखते हैं सही उत्तर कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। बाह्य भूपृष्ठ का औसत घनत्व 2.8 होता है, भाई ये तो बिल्कुल करेक्ट है। जो क्रस्ट होती है ना हमारी, क्रस्ट का जो औसत घनत्व की बात करें तो 2.8 ही होता है। भूपृष्ठ यानी क्रस्ट प्रावार से यानी मेंटल से गुटेनबर्ग असममितता द्वारा अलग होती है। मैंने अभी तो बढ़ाया गुटेनबर्ग असममितता द्वारा तो मेंटल और कोर अलग होते हैं, तो ये तो गलत है। तीसरा देखते हैं प्रावार कोर सीमा के सहारे पी लहरों के वेग में अचानक वृद्धि हो जाती है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। जो पी तरंगे उनमें अचानक से वृद्धि हो जाती है, ठीक है, ये याद रखना। और जब भी कोर वाले पार्ट में जाती है ना तो पी अपने मैक्सिमम स्पीड में हो जाती है, तो ये ठीक है, इसमें वृद्धि हो जाती है, स्टेटमेंट ठीक है। पृथ्वी का आंतरिक कोर गलित अवस्था में थोड़ी ना है, अर्ध तरल अवस्था में है, तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? पहली स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल करेक्ट थी और तीसरी स्टेटमेंट करेक्ट थी, तो राइट आंसर इज 1 एवं 3, तो यानी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 21। पृथ्वी का सर्वाधिक आयतन और द्रव्यमान पाया जाता है। तो भाई हमारी पृथ्वी का जो सर्वाधिक आयतन और द्रव्यमान पाया जाता है वो किस लेयर का पाया जाता है? भूपट्टी का। देखो भूपट्टी आयतन क्या होता है, द्रव्यमान
क्या होता है, यानी कितना एरिया उन्होंने कवरअप किया है। ठीक है, तो भूपट्टी ने तो बहुत कम एरिया कवरअप किया है, इन्होंने सर्वाधिक पूछा है। बाह्य कोण में भी बहुत कम, आंतरिक कोण, मेंटल ने सबसे ज़्यादा एरिया कवर किया है। हमारी अगर पृथ्वी के इंटरनल पार्ट की बात करें ना, तो 86% जो एरिया वो अकेले मेंटल ने कवर किया है। ठीक है, तो आयतन और द्रव्यमान दोनों ही चीज़ सबसे ज़्यादा मेंटल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित भूगर्भिक युगों का सही कालानुक्रम है। आपको बताना, ये युग दिए हुए हैं, आपको क्रम बताना भाई इनमें से किस क्रम का ठीक है। ठीक है, तो मैं आपके साथ पहले ही डिस्कस कर देती हूँ। क्रम की बात करें तो सबसे पहले इनमें से मायोसीन आएगा सबसे पहले। ठीक है, पहले मायोसीन आया, फिर प्लायोसीन, फिर प्लिस्टोसिन, फिर होलोसीन। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, शायद मैंने इसका वो भी लिया था युग, मैं आपको बता दूं। हाँ जी, ये रे, ध्यान से देखो। वर्तमान समय में जो हमारी पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास है उनको निम्न रूपों में व्यक्त किया जाता है। देखो, पहले हमारे क्या होते हैं, आपके आद्यकल्प होते हैं और फिर प्री पैलियोजिक काल आया था। ठीक है, आद्यकल्प में सिर्फ आपका एक ही था, आर्कियन युग, और प्री कैर्बियन आया था। उसके बाद पैलियोजिक आया। देखो, पहले आपको 5 चीज़ें याद रखनी होगी, मैं इसको थोड़ा छोटा कर रही हूँ। 1 2 3 4 5, ये 5 कल्प थे आपके। क्या थे? ये 5 कल्प थे। और ये 5 कल्प कौन कौन से थे? देखो, आद्य कल्प भी बोलते हैं इसको, प्री पैलियोजोइक कल्प भी बोलते हैं। फिर पैलियोजोइक आया, पैलियोजोइक से पहले प्री पैलियोजोइक, आद्य कल्प। ठीक है, फिर थर्ड नंबर पर आया था मैसोजोइक। मैसोजोइक मैसोजोइक के बाद सैनोजोइक, और लास्ट था नूतन कल्प। ठीक है, सैनोजोइक और लास्ट था नूतन कल्प। अब यहाँ पर इनमें आगे चल के इनके युग जो थे वो क्या क्या थे, युग देख लो। ये कल्प थे 5 कल्प थे, बाकी के युग थे। अब आद्य कल्प में आपका एक युग था आर्कियन युग। ठीक है, प्री पैलियोजोइक में आपका प्री कैर्बियन युग था। ठीक है, प्री पैलियोजोइक प्री कैर्बियन युग आया, उस दोनों में प्री है। पैलियोजोइक में आपके बहुत सारे युग आए, बहुत लंबा टाइम पीरियड था पैलियोजोइक का। इसमें आपके सबसे ज़्यादा युग आए थे, 6 युग आए थे। कैर्बियन युग इसी में आया, ओडोविशियन, सिल्यूरिन, डिवोनियन, कार्बोनिफेरस युग, जिसका कोयला और पेट्रोल डीजल हम यूज़ करते हैं, वो पैलियोजोइक की ही देन है। ठीक है, पर्मियन युग भी आपका इसी में ही था। तो 6 युग थे आपके पैलियोजोइक में। मैसोजोइक की बात करें, मैसोजोइक में 3 ही युग थे, ट्रियासिक, जूरेसिक जो कि डायनासोर से रिलेटेड था, क्रीटेशियस, ये सारे आपके मैसोजोइक कल्प से रिलेटेड थे तीनों युग। सैनोजोइक कल्प में इयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन, प्लायोसीन ये आते हैं। ठीक है, और नूतन कल्प में प्लिस्टोसिन और होलोसीन। अब आपको देखो, इस क्वेश्चन में ये 4 सीक्वेंस में दिए थे, मायोसीन, प्लायोसीन, प्लिस्टोसिन और होलोसीन। मैंने आपको सारे कल्प, 5 कल्प बता दिए हैं और युग बता दिए हैं। थोड़ा इन पे स्टडी कर लेना, पढ़ लेना, लर्न कर लेना, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 23, निम्न खनिजों में से किसका पृथ्वी की आयु के परिकलन में सामान्यतः प्रयोग किया जाता है? तो आपको बताना भाई किसका यूज किया जाता है सब। ठीक है, तो निम्नलिखित खनिजों में से अब हमें पृथ्वी की आयु निकालनी है, तो उसमें बताना है कि कौन सा है जो जिसका हम सामान्यतः या मैक्सिमम यूज करते हैं। तो पृथ्वी की आयु गणना करने के लिए देखो भाई, सबसे वैसे तो लोहे का कोई नहीं होता मैटर, तांबे का कोई नहीं होता, निकल का कोई नहीं होता, थोरियम, ठीक है, यूरेनियम और थोरियम का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे थोरियम डाला हुआ है, और केरल की रेत में सबसे ज़्यादा थोरियम मिलता है भारत में। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आ चुका है, केरल राज्य की रेत में पाए जाते हैं थोरियम के तत्व। तो यूरेनियम जो थोरियम है, यही सबसे ज़्यादा यूज होता है पृथ्वी की आयु को गणना करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित भूगर्भिक समय को सही कालानुक्रम रूप में दिए गए कूट से चुनिए। तो देखो, ये दोबारा से वही क्वेश्चन आ गया। अब अगर आपने लर्न कर रखे हैं तो आपको पता होगा कि पहले कौन सा युग आया। ठीक है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, लर्न होनी चाहिए। तो देखो भाई, इन चारों में से सबसे पहले हमें सिल्यूरिन था, सिल्यूरिन के बाद उसके बाद आएगा आपका डिवोनियन के कार्बोनिफेरस, और परमियन तो कार्बोनिफेरस के बाद था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित उद्योगों में कौन मुख्यतः पीट्सबर्ग प्रदेश में पाया जाता है? तो पीट्सबर्ग किसके लिए फेमस है? हम बोलते हैं ना कि भाई भारत का पीट्सबर्ग किसे कहते हैं। तो पीट्सबर्ग जो वर्ड है ये किसके लिए संबंधित है? ये लोहे और इस्पात से संबंधित है।
जैसे जो यूएसए है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, यूएसए का जो पिट्सबर्ग एरिया है वो लोहा इस्पात के कुल उत्पादन का अकेला 50% उत्पादित करता है। और उसी के नाम से जैसे ये फेमस है पिट्सबर्ग, कि भारत का पिट्सबर्ग किसे कहते हैं, जो भारत का मैक्सिमम उत्पादित करता है। इसका मतलब है कि जो मैक्सिमम लोहा और इस्पात उत्पादन करता है, ठीक है। तो यूएसए का है ये पिट्सबर्ग, और पूरे विश्व भर में इस्पात उत्पादन का, लोहा इस्पात उत्पादन का एक उदाहरण बन चुका है। सबसे ज़्यादा लोहा इस्पात होता है पूरे विश्व का, 50% लोहा इस्पात यही अकेला उत्पादन करता है। तो लोहा और इस्पात से रिलेटेड है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित भूगर्भिक युग्मों का सही कालानुक्रम नीचे दिए गए कुटों से चुनिए। तो चलिए देखते हैं भाई। सबसे पहले इनमें से इयोसीन, मायोसीन, ओलिगोसीन, प्लायोसीन मैंने अभी अभी आपको पढ़ाया, तो सबसे पहले इयोसीन ही आएगा। फिर उसके बाद आता है ओलिगोसीन, फिर आता है आपका मायोसीन, और फिर प्लायोसीन, प्लायोसीन के बाद प्लिस्टोसीन, प्लिस्टोसीन के बाद होलोसीन। ठीक है, सीक्वेंस याद रख लेना ये, इयो, ओलिगो, मायो, प्लायो, प्लिस्टो, होलो, ऐसे ही नाम है, क्या करें। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 27। भूगर्भ के संबंध में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए कुटों की सही उत्तर चुनिए। आपको करेक्ट चुनना है, तो चलिए देखते हैं। धरातल से भूगर्भ की ओर ताप औसतन प्रत्येक 32 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज होता है। ठीक है, चलिए भाई अगला देखते हैं। ये तो ठीक है कि 32 मीटर की गहराई पर आपका 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज होता है जैसे जैसे हम पृथ्वी के अंदर जाते हैं। बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है। आप मुझे एक चीज़ बताओगे, इसी से रिलेटेड आया, मुझे ये बताना आप कमेंट बॉक्स में कि जैसे जैसे हम वायुमंडल में ऊंचाई पर जाते हैं तो कितने मीटर की ऊंचाई पर और कितने डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर घटता है या बढ़ता है, ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताओगे। कितने मीटर की ऊंचाई पर कितने डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर घटता है या बढ़ता है, कमेंट बॉक्स में, तब पता चलेगा मुझे तुम कितना अच्छा पढ़ रहे हो। पृथ्वी की बाह्यतम परत में सिलिका और एल्यूमिनियम की बहुलता है। बाह्यतम परत में सिलिका यानी Si, एल्यूमिनियम यानी Al, और बाह्यतम परत यानी आउटर क्रस्ट। बिल्कुल करेक्ट है ये भी। भूकोण का घनत्व, पृथ्वी के बाह्यतम परत में सिलिका और एल्यूमिनियम की बहुलता होती है, तो इसे सियाल भी कहते हैं। ये कथन बिल्कुल करेक्ट है। भूकोण का जो घनत्व है वो 10 से 12 है, तो ये भी स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, घनत्व 10 से 12 है, 13 भी चला जाता है। भूगर्भ में भूकंपीय तरंगों का संचार समान गति से होता है, ये कथन गलत है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 2, 3। ठीक है, 1, 2, 3 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 28। टेलीग्राफिक पठार निम्न में से किसका भाग है। जो टेलीग्राफिक पठार है वो किसका भाग है भाई। टेलीग्राफिक पठार आपके उत्तरी अटलांटिक कटक का पार्ट है। ये जो प्लेट्यू है आपके अटलांटिक महासागर में मिलता है, उत्तरी अटलांटिक महासागर में, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 29। मोह असमर्थता अलग करती है। तो ये मैंने बहुत बार आपको बता दिया है, मैं बार बार डिफाइन नहीं करूंगी आपकी क्रस्ट और ऊपरी मेंटल को। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। ठीक है, अगर ये देता ना ऑप्शन में कि निचले क्रस्ट और ऊपरी मेंटल को, तो बिल वो भी करेक्ट होता। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 30। मोह स्केल निम्न में से किसका मापन किया जाता है। मोह स्केल से तो मैंने आपको अभी बताया भाई, चट्टानों की कठोरता का मापन किया जाता है कि कोई चट्टान कितनी कठोर है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 31। भूगर्भ शास्त्रीय दृष्टि से निम्न में से कौन सा द्वितीय श्रेणी का स्थल रूप नहीं है। तो भूगर्भ की बात करें तो आपके जो महाद्वीप और महासागर, ये जो महाद्वीप और महासागर ये फर्स्ट ऑर्डर में आते हैं, फर्स्ट ऑर्डर के ये स्थल रूप होते हैं। और अगर द्वितीय श्रेणी के स्थल रूप की बात करें तो वो आते हैं आपके पर्वत, पठार और मैदान, और यहाँ पर नहीं है पूछा है। तो महासागर तो भाई आपके प्रथम श्रेणी के स्थल रूप है, द्वितीय श्रेणी के है पर्वत, पठार और मैदान, और तृतीय श्रेणी में उनमें बहती हुई नदियाँ, झीलें, तालाब, ये तृतीय श्रेणी के उच्चावच है। ठीक है, पृथ्वी का औसत घनत्व कितना, ये भी मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। 5.516 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर पृथ्वी का औसत घनत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी निम्न में से सही क्रम कौन सा है। आपको अगेन बताना है इनमें से सही क्रम कौन सा है। तो राइट मैं बता देती हूँ, पहले आयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन, प्लायोसीन, प्लिस्टोसीन, होलोसीन, आगे ऐसे चला जाएगा। तो यही हमारा सी पार्ट बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 34। कोर मध्यस्थ क्षेत्र में कौन सी लहरें प्रवाहित हो सकती हैं। यानी अगर आपकी जो कोर वाला पार्ट है उसमें कौन सी लहरें प्रवाहित हो सकती हैं। तो पी तरंगे, मैंने आपको बताया था ना,
पृथ्वी के इंटरनल पार्ट में पी तरंगे जाती हैं और वहाँ पर उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, 13 किलोमीटर प्रति सेकंड हो जाती है। तो पी तरंगे इसका राइट आंसर होता है। पी को प्राइमरी तरंगे भी कहते हैं, जिसे हिंदी में प्राथमिक लहरों के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 35। पृथ्वी में किस गहराई में ठोस पदार्थ तरल अवस्था में मिलते हैं? तो भाई पृथ्वी के किस गहराई में जाके ठोस पदार्थ तरल अवस्था में मिलते हैं? 100 किलोमीटर की गहराई में, जिसमें आपका दुर्बलता मंडल का भी पार्ट आ जाता है, मेंटल लेयर आ जाती हैं। ठीक है, और इसी को ही दुर्बलता मंडल भी कहते हैं। और यहाँ पर हमारी पृथ्वी कुछ पिघली हुई अवस्था में है, मेल्ट चिपचिपी टाइप है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 36। गुटेनबर्ग असमर्थता बीच में है, किसके बीच में है? बहुत बार बता चुकी हूँ भाई, आपके गुटेनबर्ग मेंटल और कोर के बीच में है। तो मेंटल और अंतरतम की सीमा, यही राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 37। पृथ्वी के आंतरिक भाग में कितने मीटर में तापमान की वृद्धि होती है? तो 32 मीटर पर। हम पृथ्वी के अंदर जाते हैं ना, तो हर 32 मीटर की गहराई में टेम्परेचर में इंक्रीजमेंट यानी वृद्धि होती है। तो राइट आंसर इज 32। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 38। पृथ्वी की भूपट्टी और ऊपरी मेंटल भाग में प्लेटों का संचरण निम्न में से किस माध्यम से शक्ति ऊर्जा प्राप्त करता है? तो देखो, अगर ऊपरी मेंटल की बात करें तो जो प्लेटों का संचरण होता है वो रेडियो एक्टिव पदार्थों से ऊर्जा यानी मुझे जो शक्ति मिलती है, ना तो चट्टानों के बाहर से मिलती है, ना ग्रेविटी से मिलती है, ना संवहन से मिलती है। रेडियो एक्टिव होते हैं, ठीक है, वहाँ पर, और उन्हीं से मिलती है। नेक्स्ट आता है भाई क्वेश्चन नंबर 39। संपूर्ण पृथ्वी का घनत्व, अगेन सॉरी रिपीटेड क्वेश्चन, 5.5, डोंट वेस्ट टाइम। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 40 और आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन। वीडियो कैसी लगी, क्वेश्चंस कैसे लगे, ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओगे, और आपको कितने क्वेश्चंस आते थे ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। और इसके साथ अगर ये सीरीज़ आप चाहते हो, डेली आपको इसी टाइम पे यानी 7 बजे तक आपको क्वेश्चंस की ये सीरीज़ मिल जाएगी। 7 बजे तक वीडियो अपलोड हो जाएगी। बट आपको सपोर्ट करना होगा, लाइक शेयर करना होगा, सब्सक्राइब करना होगा मेरे चैनल को। आपको मेरे सब्सक्राइबर 5K करवाने हैं, ठीक है। कल तक अगर आप मेरे सब्सक्राइबर 5K करवा देते हो तो मैं दिन में आपको 3 से 4 वीडियो प्रोवाइड करूँगी, और लाइव सेशन भी डेली होगा। ये प्रॉमिस है मेरा आपसे। कल तक मेरे 5K कंप्लीट होनी चाहिए। सॉरी, कल तक नहीं, आज तक ही, क्योंकि 53 तो हो ही चुके हैं, 47 ही तो जोड़ने हैं। आप अपने घर के मोबाइल उठाओ और करो फटाफट। थोड़ा सपोर्ट तो आप कर सकते हो ना यार, कितनी मेहनत करती हूँ मैं आपके लिए। तो क्वेश्चन नंबर 40 है मोरोविसिस डिसकंटिन्यूटी। और मोरोविसिस डिसकंटिन्यूटी जो कि आपकी क्रस्ट और मेंटल के बीच में है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन ए। ठीक है, तो कमेंट में बताना कैसी लगी वीडियो। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे। ओके, बाय बाय, सी यू।